नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज दो चीज़ों पर हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। पहला, थोड़ी देर आप लोगों की समस्याओं पर बात करूंगा। दूसरा, हम लोग आरबीआई का जो डिजिटल करेंसी है उसको देखेंगे। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलियम में और मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू अगर आप फेस करते हैं तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। इस चीज़ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पीडीएफ लाया हूँ मैं, समझा के मैं पढ़ा दूँगा। ओके, पहली बात उन लोगों की करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि 12th में हैं और अभी से ही बीपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो कैसे करें वगैरह वगैरह। थोड़ी देर ही लूँगा, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लूँगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। ओके, जो लोग 12th में हैं या 12th पास करने वाले हैं इस साल या कर गए हैं, पहला चीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपटीशन से ज़्यादा मायने ये रखता है। अगर आप सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करना चाहते हो, उससे पहले ये मायने रखता है कि ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो। ग्रेजुएशन कभी भी बिहार से भूल कर भी मत करना। एक मौका भी लगे बिहार से बाहर जाने का, तिक्रम 100 लगा लेना। कुछ भी करके बिहार से बाहर से ग्रेजुएशन करना मत करना। बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन वो इसीलिए खोला गया है कि आपको बर्बाद करके बिहार में फंसा कर रखा जाए, जाति धर्म के मुद्दों पर आपसे वोट दिलवाया जाए और कहीं के भी नहीं, बाद में दिल्ली बम्बई कलकत्ता में जाकर झुकी झोपड़ी में आपको रखा जाए, सरकारी एग्जामिनेशन की तैयारी में झोंक दिया जाए। सालों साल आपके जब बर्बाद हो जाएंगे, जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, तब जाके फिर आप हाथ पैर मारेंगे कि ग्रेजुएशन हमने गलती की बिहार से करके। CUET जैसे कार्यक्रम जब से आया है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट करके आया है CUET, ये आप लोगों के लिए, जो लोग 12th में हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। खूब मेहनत कीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन पर जितना करते हैं उससे ज़्यादा CUET के लिए कीजिए, क्वालिफाई कीजिए। किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराना भविष्य वहीं पर बदल जाता है। अगर अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि बिहार से ग्रेजुएशन करके भी बहुत मेहनत करके आप निकाल ले जाएंगे। अगर 1 लाख बच्चे निकलते हैं बिहार से ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें से कोई 2-10 होगा जो अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। बाकी सभी वही ग्रुप C, ग्रुप D, BPSC दे लो, टीचर्स कर लो, तो यही मेरे लिए मीडियोकर जॉब आपके लिए रह जाएंगे। अगर वाकई कुछ भी करना हो तो बिहार से ग्रेजुएशन मत करना। पहला चीज़ ये तय कर लेना। ओके, पहला चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज़ ये है कि CUET ये तो पता ही है। दूसरा चीज़ ये है कि जो महिला कैंडिडेट हैं या पुरुष कैंडिडेट है, जो भी हैं, कई सारे महिलाओं को रहता है कि बाहर जाके बैचलर डिग्री कैसे करेंगे अकेले। भूत प्रेत नहीं बैठा होता है बिहार से बाहर के किसी बड़े शहर में, या आप ही के जैसे लोग बाहर निकल कर आते हैं। साहस तो दिखाना ही पड़ता है। कुछ भी करना हो जीवन में, कुछ भी करना हो, तो पहला चीज़ चाहिए होता है यही। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो अगर ग्रेजुएशन अगर DU से करते हैं, JNU से करते हैं, JNU वो नहीं है जो गोदी मीडिया दिखाती है, उसके कैंपस से बच्चे UPSC के सिलेक्शन में डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते बिना किसी कोचिंग का। इतना डायनेमिक कैंपस है उसका। यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी देखकर माथा ख़राब हो जाएगा, इतना बड़ा। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये कहीं से भी, कोलकाता में भी बहुत सारे हैं, कहीं से भी किसी अच्छे कॉलेज से बैचलर डिग्री करना सबसे पहला एम यही रखो जीवन का। उसके बाद UPSC या BPSC आएगा। 12th के बाद क्यों है BPSC का सोच रहे हो भाई? UPSC की सोचो, UPSC का प्रिपरेशन करो ढंग से। अगर करना है तो 12th के बाद से। टीना रावी 11th से प्रिपरेशन कर रही थी, निकल गया तो बोलते हैं पहले अटैम्प्ट में निकल गया। 11th 12th फिर पूरा 4 साल बैचलर डिग्री 6 साल के प्रिपरेशन के बाद निकला था। तो इस सब भ्रम में मत रहिएगा। अगर कुछ भी करना हो जीवन में तो एक मौका भी मिले कि अच्छे कॉलेज से पढ़ें, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ें, तो उसको ज़रूर लाभ उठाइएगा। जो JP यूनिवर्सिटी से जो पढ़ेगा और जो DU से पढ़ेगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हर चीज़ में होता है। एक्सप्लोर से लेकर, नॉलेज से लेकर, पर्सनैलिटी से लेकर व्यक्तित्व तक में फ़र्क आ जाता है। चाहे आप कुछ भी कर लें, ऑनलाइन साधन आपको ज्ञान दे सकती है, आपको एक्सप्लोर नहीं दे सकती। एक्सप्लोर का मतलब होता है कि कैसा होता है देश और समाज, कैसे काम करता है, ये जानना। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। कई सारे जो बैचलर डिग्री पास कर गए हैं या बच्चे पूछते हैं कोचिंग वगैरह के लिए कि कैसे कोचिंग करें। देखो, पहली बात, जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन आप किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ नौकरी के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए, या कुछ और सपना है सिविल सर्विसेज को लेकर?
तो अगर सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी तो हज़ार मिल जाते हैं, इस क्षेत्र में इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कम मेहनत में इससे नौकरी मिल जाती है। स्किल्ड वगैरह थोड़ा सा किसी कंप्यूटर के किसी कोर्स का ट्रेनिंग वगैरह कर लो 6-7 महीने, तो 20-25 हज़ार की शुरुआती जॉब तो लग ही जाती है, भले ही आपका ग्रेजुएशन BA ही क्यों ना हो, BCom ही क्यों ना हो। ये सच्चाई है, ओके। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाते किसी कंपनी वगैरह में तो बैचलर डिग्री नहीं देखते, देखते हैं आपके पास स्किल क्या है, ओके। बाकी रही बात बाहर निकलने की, तो थोड़ा सा साहस कीजिएगा। गमले में गुलाब का फूल लग सकता है, पीपल नहीं लगता है। पीपल के लिए बड़ा ज़मीन चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये बनना है गमला वाला या पीपल बनना है। पीपल पेड़ की पूजा करते हैं इसी गमले में से फूल को तोड़कर। समझ में आ गई चीज़ें? तो थोड़ा सा आपको खुद ही रिस्क लेना पड़ेगा, साहस करना पड़ेगा। अब चलते हैं आज के लेक्चर पर। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं 12th के बाद से UPSC की BPSC की प्रिपरेशन कैसे करें। मत करो यार, 12th के बाद से BPSC की क्यों सोच रहे हो? 6 साल है तुम्हारे पास, 12th हुआ पूरा 4 साल बैचलर डिग्री पर है, UPSC की प्रिपरेशन करो। घर बैठे सब कुछ उपलब्ध होता है, कुछ और करो जीवन में। ज़रूरी थोड़ी ना कि सिविल सर्विसेज ही दो, या देना भी है तो इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में रखो, सेकेंड ऑप्शन के रूप में रखो। ये सच्चाई वो है जो मैं बता रहा हूँ, ये आसानी से नहीं बिताते हैं लोग, ओके। आज का टॉपिक है अपना डिजिटल करेंसी। ये क्या होता है? अभी जो आप लोग फ़ोन पे वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्यों ये पूछा जाएगा? क्योंकि अपने देश में लॉन्च हो गया है ये डिजिटल करेंसी। फ़ोन पे, पेटीएम जो आप यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शन है। आपके अकाउंट से पैसा कटकर किसी और अकाउंट में चला जाता है, ट्रांजैक्शन है। UPI के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटल लेन देन करते हैं। डिजिटल रुपया नहीं है ये, एक ऐसा आभासी रूप में एक होगा जहाँ रुपया लिखा होगा, जहाँ पर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं धारक को 10 रुपये या 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यही तो लिखा रहता है ना करेंसी पर। जो आपका करेंसी है उसकी फ़ोटो खींच के तो किसी को नहीं भेज सकते हो ना, वो उसका डिजिटल नहीं हुआ। RBI डिजिटल मनी को जनरेट करेगी, ओके। डिजिटल रूप में होगा, वॉलेट में आपके जमा होगा और उस वॉलेट से आप किसी और के वॉलेट में भेज सकते हैं। जैसे पेटीएम वॉलेट वगैरह होता है उसी प्रकार से वो होगा, लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, डिजिटल करेंसी होगा। रुपया का डिजिटलीकरण हो जाएगा पूर्ण रूपेण। अभी तो आपके खाते का डिजिटलीकरण हुआ है, बैंकों का डिजिटलीकरण हुआ है, रुपये का डिजिटलीकरण इसके द्वारा संभव हो पाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज़ बनाया, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है लॉन्च कर दिया, लेकिन सीमित लोगों के लिए, कुछ शहरों के लिए, कुछ उद्योगपतियों के लिए, कुछ कंपनियों के लिए, जिनको बोला है कि आप इसको यूज़ कीजिए और यूज करके इसका पक्ष और इसका विपक्ष हमें बताइए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको बोला जाता है टेस्टिंग का काम लगभग में हो रहा है, फील्ड में टेस्टिंग का काम हो रहा है। तो अब लोग यूज करेंगे तो लोग बताएंगे कि भाई इसमें ये ऐसा करो, डिजिटल करेंसी में अभी ये इसके पक्ष हैं, आसान है उपयोग करने में। उसके बाद से हमें रखने में इसको सहूलियत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती कि संभाल कर रखो, नोट ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि हाँ भाई लेन देन में बहुत आसान है, रुपए गंदे नहीं होते हैं, लागत उसकी कम पड़ेगी RBI को। विपक्ष में क्या बोलेंगे? उनसे पूछा जाएगा हाँ भाई बताओ इसको यूज़ किया है आपने तो बताओ कौन कौन सी दिक्कतें आ रही। तो बोलेंगे कि इंटरनेट की उपलब्धता चाहिए होती है जो सब जगह मुझे नहीं मिल पाता है, अब मैं क्या करूं। आप बोलते तो हो कि 5G लॉन्च हो गया है भारत में और एक 4G वीडियो भी देखना मुश्किल हो जाता है 4G में अभी भी। तो बोलेंगे कि पहले इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए। दूसरा बोलेंगे कि हमें डर रहता है कि कहीं कोई हैक न कर ले हमारा अकाउंट, सारा पैसा ना चुरा ले, ये भी डर जो वाजिब है। तीसरा बोलेंगे कि मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है यार, वैसे तो हम पर्स लेके चले जाते थे, छोटे वाले मोबाइल से भी मेरा काम चल जाता था, लेकिन यहाँ तो मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ रही है। तो RBI बोलेगा ठीक है, मैं इसको भी पॉइंट को नोट कर लेता हूँ कि स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ रही है। अब भारत में तो रुपये तो किसी के भी हाथ में हो सकते हैं, सड़क पर चलने वाला एक सामान्य इंसान भी रुपये वाले हो सकता है, उसको भी रुपये की ज़रूरत हो सकती है, भले उसके पास छोटा फ़ोन हो, बड़ा फ़ोन हो, इंटरनेट जानता हो या नहीं जानता हो। 80 साल के बूढ़े आदमी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर की नॉलेज ना हो, उसको भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी का करेंसी तो उसके काम आ जाएगा, लेकिन सारे अगर करेंसी आप कर दोगे डिजिटल तो कैसे उसके काम आएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, मेरिट और डिमेरिट। तो इन सब डिमेरिट को नोट करके गई RBI फिर से अपने घर वापस।
बोला कि चलो बम्बई अपने आरबीआई के हेडक्वार्टर में। इस पक्ष और विपक्ष को हम लोग नोट करते हैं, अब इसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी इसको चलाया गया है देश में। समझ में आ गई चीज़ें, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, किस क्यों चलाया गया है। जब डिजिटल करेंसी एक बार जारी हो जाएगा देश में, जैसे चीन देश है अभी, तो चीन में डिजिटल करेंसी जारी है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ साथ डिजिटल करेंसी भी जारी है, तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्या सवाल पूछेगा कि डिजिटल करेंसी क्या होता है, ओके। पूछेगा कि इसको लागू करने के पीछे या इसको भारत में अपनाने के पीछे क्या निहित कारण है। और क्या पूछ सकता है कि इसको अपनाने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आरबीआई को कौन कौन से काम करना चाहिए या इसका समाधान क्या है। ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सवालों को ध्यानपूर्वक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे डिजिटल करेंसी क्या होता है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कंटेंट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। और एक चीज़ पर हम लोग बात करते हैं। पहली बात, कल मैंने बताया था कि डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी, ये एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी जो होता है उसी का किसी सेंट्रल बैंक द्वारा लॉन्च किया हुआ क्रिप्टो करेंसी हो सकता है। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या भला है, सामान्य भाषा में समझते चलें। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, जैसे और भी बहुत सारे हैं, जिसका कोई माई बाप नहीं होता है, जिसके ऊपर किसी सेंट्रल बैंक का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई आपको बोलती है ना कि मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, यही तो लीगल टेंडर है। आप 20 रुपये लेकर आरबीआई के पास जाएंगे तो वो आपको वचन देता है कि इस रुपये को आप भारत में कहीं भी यूज़ करेंगे तो 20 रुपये देकर आपको 20 रुपये के मूल्य वैल्यू का कोई सामान मिल जाएगा। रुपये की वैल्यू तो इतनी ही होती है। बाकी 20 रुपये का जो नोट है, अगर उसकी असली वैल्यू देखने जाएँ हम लोग तो 1 रुपये से भी कम का है, क्योंकि कागज़ का है वो तो। लेकिन चूंकि आरबीआई ने लिख कर दिया है उस पर 20 रुपया या उस पर 500 रुपया, तो इसलिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 500 रुपया। यानी कि किसके प्रॉमिस पर वो चल रहा है, तो सेंट्रल बैंक और भारत सरकार के प्रॉमिस पर वो चल रहा है। अगर आप करेंसी को लेने से मना करते हो, सिक्के को लेने का मना करते हो, तो देशद्रोह का मुकदमा लगता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने उसको गारंटी दिया हुआ है कि ये 20 रुपया है, इसको मानो आप 20 रुपये, भले उसकी असली कीमत कुछ भी हो। समझ में आ गया? 500 रुपये का नोट है, उसकी असली कीमत 10-50 रुपये होगी, लेकिन वो 500 रुपये के मूल्य का वैल्यू का वहन करता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि ये 500 रुपया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कोई माई बाप होता नहीं था कि ये बोले कि ये क्रिप्टो करेंसी कितने रुपए का है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑनलाइन ब्लॉकचेन के माध्यम से डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होता था, ऑनलाइन सब कुछ डिजिटल में। और क्रिप्टो माइनिंग की जाती है, बड़े बड़े मैथमेटिकल एल्गोरिथम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के बाद, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर को लगाने के बाद क्रिप्टो माइनिंग होती है, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी जनरेट हो पाती है। इसी क्रिप्टो करेंसी का पहले तो कोई मालिक नहीं था, कोई माई बाप नहीं था, तो ऑनलाइन बेहद स्तर पर यूज होता था। आज भी भारत में यूज होता है, ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए क्रिप्टो में करते हैं लोग। लेकिन अब आरबीआई ने क्या बोला कि चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्यों ना इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हम अपना क्या करें, डिजिटल करेंसी को लॉन्च करें। क्रिप्टो के जैसे ही होगा, लेकिन वो आसान होगा। आरबीआई द्वारा उस पर प्रॉमिस लिखा होगा, प्रॉमिस लिखा रहता है ना हर नोट पर। देखिए आपके पॉकेट में जो नोट होगा उस पर लिखा होगा मैं धारक को इतना रुपये वचन अदा करने का वचन देता हूँ। तो वो प्रॉमिस होगा और एक आरबीआई की गारंटी होगी। यानी कि क्रिप्टो का तो कोई गारंटी है नहीं। एक दिन उसकी वैल्यू चली जाती है $10,000, अगले दिन आ जाती है $1,000। कोई माए बाप नहीं, किसी का कहीं भी कुछ भी खो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आरबीआई डिजिटल करेंसी ला रही है। और क्यों ला रही है? इकोनॉमी जो है अपनी, वो बिल्कुल डायनामिक हो रही है। इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेक्टर है जो संपूर्ण रूपेण डिजिटल हो रहा है। दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने भारत में होता है। पहले नंबर पर है अपना भारत, दूसरे नंबर पर है यूएसए, चीन है, तीसरे नंबर पर है यूएसए, जहाँ पर सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। तब भारत सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की कोशिश करेगी। ट्रांजैक्शन छोड़ो, अब हम करेंसी को ही डायरेक्ट लॉन्च करेंगे डिजिटल रूप में। इससे क्या होगा, फ़ायदा और नुकसान, वो सभी अब पीडीएफ में हम लोग देखते हैं। और अंत में आपको एक सवाल भी दूंगा जिसको आपको लिखना हो। वीडियो पसंद आता हो तो ज़रा शेयर कर दिया कीजिए, ये आपका कर्तव्य बनता है अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना। ओके,
वरना भाषण तो सब लोग देते ही हैं। आरबीआई ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुदरा डिजिटल रुपया, रिटेल ई रूपी, रिटेल, खुदरा का मतलब रिटेल, डिजिटल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और रुपया का मतलब रुपया, लॉन्च करने की घोषणा की, जिसे केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में द्वितीयक बाजार लेन देन के लिए आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को थोक बाजार हेतु डिजिटल रुपये की शुरुआत की। सरकारी प्रतिभूति का मतलब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट का बॉन्ड, अब बॉन्ड कौन सा, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड क्या, नहीं, बॉन्ड का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, एक ऐसा सा पेपर रहता है, ठीक है। इस पेपर पर भारत सरकार का शेर बना रहता है, यहाँ इस पर लिखा रहता है भारत सरकार। इसका बॉन्ड का कुछ वैल्यू होता है, जैसे ये मान लो 5,000 रुपये का बॉन्ड है, इस पर 5,000 रुपये लिखा रहेगा और यहाँ पर रहेगा कि मैं धारक को वचन देता हूँ कि जब ये बॉन्ड लेकर आप वापस आएंगे तो आपको मैं 5,000 रुपये लौटा दूंगा। तो जब ये बॉन्ड खरीदने गया होगा तो कितने का खरीदा होगा, 5,000 रुपये का, तब तो कोई इसको फ़ायदा ही नहीं होगा। खरीदा क्यों, इसने खरीदा होगा 5,000 से कम मूल्य वर्ग का। फिर ये 6 महीने साल भर बाद लेकर जाएगा तो इसको 5,000 रुपये मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, उसको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, जितना उसने खरीदा था और जितना में उसको आरबीआई ने वापस दिया है पैसा, इससे क्या होगा, उसको 5,000 रुपये इनकम हो जाएंगे। मान लो उसने 4,000 पर खरीदा था, 6 महीने बाद लेकर गया तो उसको 5,000 रुपये प्राप्त हो गए। ये चीज़ क्लियर हो गया, तो 1,000 का उसको फ़ायदा हो गया। और आरबीआई ने क्यों बॉन्ड बेचा भाई 4,000 रुपये में, तब क्यों अभी 5,000 रुपये दे रहा, क्योंकि आरबीआई को या भारत सरकार को या किसी भी कंपनी को कोई भी बॉन्ड जारी कर सकता है। उसको उस समय 4,000 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन उसको पता था कि मैं ये 4,000 रुपये के लेकर 2 महीने बाद 6,000 कमा लूँगा, जिसमें से मैं 5,000 किसी और को दे दूँगा, 1,000 रुपये मैं अपने पास रख लूँगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यही होता है बॉन्ड, प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति, प्राइवेट कंपनियों के भी प्रतिभूति हो सकते हैं, कोई भी प्रतिभूति जारी कर सकता है। इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रमुख बिंदु, इस पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभिक चरण कुछ विशिष्ट स्थानों, बैंकों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापार मालिकों से बने एक सीमित उपभोक्ता समूह में होंगे। यह पायलट प्रोजेक्ट मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर जैसे शहरों को कवर करेगा, जहां ग्राहक और व्यापारी डिजिटल रुपये, ई रुपये का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इन सब शहरों में लॉन्च किया गया है और सीमित स्तर पर लॉन्च किया गया है कि भाई कुछ कुछ स्तरों पर भी इसका उपयोग करो, इसकी खामियां मुझे बता दो। केंद्रीय बैंक के मुताबिक यह पायलट प्रोजेक्ट वास्तविक समय रियल टाइम में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा। ई रुपया क्या होता है, परिभाषा सीबीडीसी के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। देश की सीबीडीसी का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार यह केंद्रीय बैंक, इस मामले में आरबीआई द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है। लीगल टेंडर क्या होता है, वही जो मैंने अभी बताया है ना। लीगल टेंडर का मतलब इसको लेने से आप मना नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास डेबिट कार्ड होगा, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं, एटीएम कार्ड होगा, ये आप किसी दुकानदार को देंगे या किसी भी को देंगे तो लेने से मना कर सकता है। लेकिन अगर आप 100 रुपये का करेंसी किसी दुकानदार को दे रहे हैं कैश, तो वो लेने से उसको मना नहीं कर सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि छोटा 1 रुपया वाला सिक्का नहीं चलता है, उनको अनभिज्ञ हैं, वो नहीं, उनको नॉलेज होता है, लेकिन बहुत ही ख़राब केस बनता है। देश के करेंसी को स्वीकार नहीं करने का मतलब होता है कि देश को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे अब मान लीजिए आप लेकर गए एटीएम, तो उसे मना कर सकता है, चेक को मना कर सकता है वो, क्योंकि लीगल टेंडर के रूप में नहीं होता है। अब 500 रुपये, याद करो मोदी जी का डिमोनेटाइजेशन वाला भाषण, उन्होंने बोला था कि 500 और 1,000 रुपये का नोट आज से लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो उसका मतलब यही था कि आज से 500 और 1,000 रुपये की मान्यता ख़त्म की जाती है। समझ गया अब लीगल टेंडर क्या होता है, वही इसमें लिखा हुआ है। एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद सीबीडीसी को तीनों पक्षों, नागरिक, सरकारी निकाय और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम लीगल टेंडर माना जाएगा। लीगल टेंडर का मतलब मना नहीं कर सकते हो। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। आरबीआई ई रुपये पर ब्याज के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोग बैंकों से पैसा निकाल कर इसे डिजिटल रूप में बदल सकते हैं, जिससे बैंक विफल हो सकते हैं। ओके। क्रिप्टो करेंसी से भिन्नता, क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है,
ब्लॉकचेन तकनीक का नाम सुना होगा। ब्लॉक का मतलब होता है बक्सा या ब्लॉक, चेन का मतलब होता है जुड़ा हुआ। अभी कोई भी डेटा सेव होता है सेंट्रल रूप में एक जगह कहीं पर। ब्लॉकचेन तकनीक में क्या होता है, सारा डेटा अलग अलग जगहों पर सेव होता है। इसी तकनीक पर काम करती है क्रिप्टो करेंसी और भारत की सरकार के रुपए वगैरह सब कुछ। तो एक जगह कहीं परिवर्तित होता है तो सब जगह पूरे लेजर में परिवर्तन दिखेगा। लेजर अकाउंट वाले समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही होता है, तो क्रिप्टो करेंसी यही होता है। अंतर्निहित तकनीकी डिजिटल प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। हालांकि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी प्रकृति में निजी हैं। दूसरी ओर डिजिटल रुपया को आरबीआई द्वारा जारी व नियंत्रित किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई माई बाप नहीं होता, जबकि आरबीआई भारत में जो डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी उसका माई बाप होगा, उसका लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर का मतलब तो मैं समझा ही चुका हूँ। वैश्विक परिदृश्य क्या है, तो जुलाई 2022 तक करीब 105 देश सीडीबीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर विचार कर रहे हैं। इन देशों ने सीबीडीसी की शुरुआत कर दी है, जिनमें सबसे पहले वर्ष 2020 में बहामियन सैंड डॉलर तथा सबसे नवीनतम जमैका का है। इन दोनों देशों ने क्रिप्टो करेंसी पर आधारित अपनी देश की डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। ओके, ई रुपया के प्रकार, डिजिटल रुपये द्वारा जारी किए गए उपयोग और कार्यों का आधार पर तथा पहुंच के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए आरबीआई ने डिजिटल रुपया को दो व्यापक श्रेणी खुदरा और थोक में सीमांकित किया है। अभी कौन सा जारी किया है, तो रिटेल वाला भी आरबीआई ने जारी किया है। खुदरा ई रुपया नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, जो कैश है आपके हाथ में, उसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए है। यह संभावित रूप से सभी निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ताओं, व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगा और भुगतान तथा निपटाने के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता होगी। देयता का मतलब क्या होता है, वही कि मैं धारक को वचन देता हूं। सेंट्रल बैंक गारंटी लेता है किसी चीज़ का। अब चलते हैं इन सब चीज़ों को छोड़कर कि मुख्य रूप से कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। पहला फायदा, पेड़ की सुरक्षा होगी, पर्यावरण फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होगा। क्यों? क्योंकि नोट छापने के लिए कागज़ चाहिए, तो कागज़ के लिए पेड़ काटना पड़ता है। दूसरा फायदा, नोट छापने में जितने ज़्यादा आरबीआई को मेहनत करनी पड़ती है, फिर उनको संभाल कर बैंकों में रखने की मेहनत करनी पड़ती है, करेंसी चेस्ट बनाने पड़ते हैं, करेंसी छपाई होती है, वो सारा पैसा बच जाएगा, यानी कि लागत कम होगा। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होगा। डिस्ट्रीब्यूट करना आसान का मतलब आरबीआई से किसी भी आदमी तक जाएगा तो उसको बहुत ही आसानी हो। अभी क्या होता है, कैश को विमान में भरकर सारे देश के अलग अलग राज्यों में जो आरबीआई के हेडक्वार्टर अलग अलग जोनल ऑफिस है वहाँ पर पहुँचाया जाता है, फिर वहाँ से सारे बैंकों में कैश को गाड़ियों में भर भर कर पहुँचाया जाता है। 4 गनमैन बैठे रहते हैं। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब होगा कि डिजिटल रूप में हो जाएगा, तो इतना सारा खर्चा नहीं पड़ेगा। चौथा, एटीएम वगैरह की जो लागत है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एटीएम में आप कैश निकालने जाते हो तो कैश निकालने की झंझट खत्म हो जाएगी। पाँचवा, नोटों को फिर से निरस्त करने, नोट जाली है या ओरिजिनल है, नोट घिस गया है, ख़राब हो गया, पुराना हो गया, सड़ गया, गल गया, इन सब चीज़ों की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगला क्या होगा, भारत सरकार ने मान लो 10,000 करोड़ की कोई योजना चलाई, 10,000 करोड़ की कोई योजना चलाई। उसने बोला कि गरीबों को पैसे बांटेंगे, हम किसानों को पैसे बांटेंगे। एक एक रुपये का रिकॉर्ड रखा जा सकता है कि ये रुपया कहाँ कहाँ तक जा रहा है, बीच में कोई खा तो नहीं रहा है इस रुपये को, क्या मैंने जिसके लिए भेजा था उसी तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो डिजिटल चीज़ जो होती है वो फुटप्रिंट अपना छोड़ती है, आगे बढ़ती है, तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता जाता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, आरबीआई से बिहार सरकार के खाते में पहुँच गया है, बिहार सरकार से दरभंगा कलेक्ट्रेट के खाते में पहुँच गया है, वहाँ से किसानों के खाते में पहुँच गया। ये पूरा का पूरा डिजिटल रूप से रखा जा सकता है। जब बैंक और कैश का लेन देन ख़त्म हो जाएगा तो आपके हाथ में तो कैश है नहीं, तो किसी को कैश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। और क्या है, काला धन, भारत सरकार टैक्सेशन और काला धन वगैरह जो है टैक्सेशन के लिए और भी ज़्यादा अच्छे उपाय कर पाएगी, क्योंकि काला धन को बचाना तब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जब डिजिटल करेंसी आएगा। तो ये सब कुछ बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको लिखना है। नुकसान क्या हो सकता है, जागरूकता की कमी है इसको लेकर, लोगों को पता नहीं है क्या होता है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है, और इंटरनेट ई शिक्षा अभी भी नहीं है लोगों के पास, क्या होता है कैसे नहीं, इसको ट्रांजैक्शन करने में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। देश का बहुत बड़ा ऐसा भाग है
जो डिजिटल रूप से इलिटरेट अभी भी समझ नहीं पाता है चीज़ों को। अगला क्या है कि अभी भी दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ संचार की तकनीक नहीं पहुँची है, जहाँ पर अभी तक रेलगाड़ी तक नहीं पहुँची है, वहाँ तक डिजिटल रुपया आप कैसे पहुँचाओगे। तो ये सब कुछ नुकसान हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा भी बढ़ सकता है। हर हाथ में मोबाइल आएगा, हर कोई अगर इसी चीज़ को यूज़ करेगा तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही दिखेंगे आपको। क्रिएटिविटी वगैरह पर भी फर्क पड़ सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है डिमेरिट। देखो यही सब लिखा है यहाँ पर। परिचालन लागत में कमी आएगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता, नवीनता लाना, साइबर सुरक्षा संबंधी हो सकते हैं इसके। साइबर हमलों जैसे जोखिम हो सकते हैं जो वर्तमान भुगतान प्रणाली में पहले से मौजूद हैं। गोपनीयता का एक मुद्दा हो सकता है। डिजिटल अंतरण और वित्तीय साक्षरता का अभी भी अभाव है, जहाँ पर आप इस डेटा को लिख सकते हैं अपने आंसर में कि 48.7% ग्रामीण पुरुष और 24.6% ग्रामीण महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। मात्र अभी रेशियो इतना ही है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाके ये सुरक्षित हो पाएगा। आगे की राह क्या है कि लॉन्च कीजिए आप, ठीक है लॉन्च कीजिए, लेकिन पहले जागरूक कीजिए लोगों को कि क्या होता है क्या नहीं, नहीं तो थोड़ा सा धोखाधड़ी बढ़ सकता है। उन अंतर्निहित तकनीकों पर निर्णय लेने के लिए तकनीक की स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिन पर सुरक्षा और स्थिरता के लिए भरोसा किया जाता है। CDBC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक सफल पहल और आंदोलन बनाने के लिए RBI को व्यापक आधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वीकृति बढ़ाने के लिए मांग पक्ष के बुनियादी ढांचे और ज्ञान के अंतराल को दूर करना होगा, वही इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा वगैरह। RBI को विभिन्न मुद्दों, डिजिटल डिजाइन के विचार और डिजाइन के मुद्रा के शुरुआत के लिए निकट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि हम पहचान ही ना पाएँ हमारे देश की डिजिटल करेंसी है ये। तो बस यही सब मुद्दे थे और कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइएगा। सवाल आज का ये है कि डिजिटल करेंसी क्या है, RBI द्वारा जो लॉन्च किया गया है डिजिटल करेंसी क्या है, इसके पक्ष और विपक्षों को स्पष्ट कीजिए। सवाल यही है, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।